नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में जीएसटी फ्रॉड पर ईडी की सख्ती। धनबाद में 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा, 2 कारोबारी गिरफ्तार। झारखंड में जीएसटी घोटाले की कड़ी में एक और बड़ा मामला सामने आया है। जमशेदपुर और रांची के बाद अब धनबाद में 200 करोड़ रुपए के जीएसटी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस मामले को भी प्रवर्तन निदेशालय टेक ओवर करने जा रही है। बताया गया कि राज्य में जीएसटी घोटाले से जुड़े सभी मामलों का ईडी अध्ययन कर रही है और शीघ्र ही कई और प्रकरणों में जांच और जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाएगी। धनबाद में जीएसटी खुफिया महानिदेशालय डीजीजीआई की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 व्यवसायियों अवनीश जायसवाल हीरापुर निवासी और फैजल खान मटकुरिया निवासी को गिरफ्तार किया है। इन पर 12 फर्जी कंपनियों के नाम से फर्जी चालान जारी कर टैक्स क्रेडिट का अवैध लाभ उठाने का आरोप है। इससे पहले जमशेदपुर में भी जीएसटी घोटाले को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की धारा में जांच शुरू की थी। 8 मई को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। झारखंड में 10 से ज्यादा नदियां उफान पर, 3 दिन का रेड अलर्ट जारी। झारखंड में जुलाई माह में पहली बार 10 से ज्यादा नदियां के उफान पर आने से हालात चिंताजनक हो गए हैं। राज्य के 315 गांव बाढ़ के डूबे क्षेत्र में आ चुके हैं और इन गांवों के निवासियों को सतर्क किया गया है। वहीं चांडिल जलाशय क्षेत्र के 116 डूब क्षेत्र गांवों में से 19 गांव के लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए आगामी 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। जिन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई उनमें रांची, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, खुंटी, बोकारो और धनबाद शामिल है। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले भी संभावित भारी वर्षा की चपेट में हैं। अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। रांची, बोकारो सहित 6 जिलों में येलो अलर्ट। 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 30 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। खासकर राज्य के मध्य, दक्षिण, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, गोड्डा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कोल्हान के इलाके में झमाझम बारिश हुई है। दरअसल गंगेय पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड क्षेत्र में बना निम्न दबाव का क्षेत्र तेजी से पश्चिम उत्तर पश्चिम में बढ़ रहा है। शनिवार को इसका सेंटर झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित था। रांची समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ वज्रपात और आंधी तूफान की आशंका है। वहीं आज देर शाम और कल भी राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं 29 और 30 जुलाई को पूर्वी झारखंड और आसपास के जिलों में भारी वर्षा और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान जलभराव, बिजली गिरने, पेड़ गिरने और यातायात में बाधा जैसी घटनाएं हो सकती हैं। लोगों को सतर्क रहने और मौसम की अद्यतन जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। खासकर खुले स्थानों पर रहने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है। माओवादियों को बड़ा झटका। चाईबासा पुलिस ने बरामद किए जमीन में छिपाए 35 लाख रुपए। माओवादियों के नापाक मंसूबों के खिलाफ चाईबासा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस ने लगभग 35 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। बरामद पैसे माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों के खिलाफ इलाके में बारूदी सुरंगें बिछाने और विस्फोटक खरीदने के लिए रखे गए थे। बरामद रुपयों की गड्डी पेपर और प्लास्टिक में लपेटी हुई है। अलग अलग कुल 35 गड्डियां मिली हैं। सभी पैसों को स्टील के केन में डालकर जमीन में दफनाया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस ने इन रुपयों को बरामद कर लिया है। थाना ले जाकर रुपयों की गिनती की जाएगी। इसके बाद ही सटीक राशि का पता चल सकेगा। फिलहाल अनुमान है कि करीब 35 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। शराब दुकानों के समय में बदलाव। अब रात 11 बजे तक बिकेगी शराब। झारखंड में शराब की दुकानें अब रात 11 बजे तक खुली रहेगी। दुकान सुबह 10 बजे से खुलेगी और रात 11 बजे बंद होगी। मालूम हो कि फिलहाल राज्य में शराब की दुकानें रात 10 बजे तक ही संचालित होती हैं। इधर राज्य में नई उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब दुकानों की लॉटरी को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने शनिवार को सभी जिलों के सहायक उत्पाद आयुक्त व पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें सभी जिलों में शराब दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने वाले इच्छुक कारोबारी भी शामिल हुए। सभी व्यापारियों को लॉटरी प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई। लॉटरी प्रक्रिया के संबंध में बताया गया कि शराब दुकानों की लॉटरी को लेकर बनाए गए ग्रुप में 1 से लेकर 4 दुकानें शामिल की गई हैं। एक आवेदक एक जिले में अधिकतम 3 ग्रुप और राज्य भर में 9 ग्रुप की लॉटरी में शामिल हो सकता है। एक कारोबारी को 4 दुकानों वाली 9 ग्रुप लॉटरी पूरे राज्य में निकलती है तो उसे राज्य भर में अधिकतम 36 दुकानें मिल सकती हैं। एक आवेदक को एक जिले में अधिकतम 3 ग्रुप में लॉटरी निकल सकती है। ऐसे में उसे जिले में अधिकतम 12 दुकानें आवंटित हो सकती हैं।
पीएम मोदी बोले, गुमला के नक्सल क्षेत्र में आई मत्स्य क्रांति, बंदूक छोड़ लोगों ने थामा मछली का जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड का जिक्र किया है। पीएम ने गुमला जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में हो रही मत्स्य पालन की खूब सराहना की है। उन्होंने जिले के बसिया प्रखंड निवासी ओम प्रकाश साहू की पहल की खूब प्रशंसा की और कहा, अगर रास्ता सही हो और मन में भरोसा हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विकास का दीपक जल सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि गुमला जिले का बसिया प्रखंड एक समय माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था। लोग अपने घरों में डरे सहमे दुबक के रहते थे। लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था, जमीनें खाली पड़ी थी और नौजवान पलायन कर रहे थे। इसी बीच एक विकास का दीपक जला। बसिया प्रखंड निवासी ओम प्रकाश साहू ने हिंसा का रास्ता छोड़ मत्स्य पालन शुरू किया। उन्होंने न केवल खुद इस रास्ते को चुना बल्कि अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया है। झुमरी तिलैया जा रही मिनी बस पलटी, 4 घायल। हजारीबाग से आ रही थी बस, टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकराई, चालक फरार। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रांची पटना मुख्य मार्ग पर जामू खांडी के पास एक मिनी बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। इस दुर्घटना में 4 यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार राजनंदिनी नामक मिनी बस हजारीबाग से 15 से 20 सवारियों को लेकर बरही होते हुए झुमरी तिलैया जा रही थी। बस में सवार यात्रियों को कोडरमा स्टेशन पहुंचकर वहां से ट्रेन पकड़ना था। जैसे ही बस जवाहर घाट पार कर जामू खांडी के पास पहुंची, उसका पिछला टायर अचानक फट गया। टायर फटते ही चालक ने नियंत्रण खो दिया। घबराहट में बस सीधे डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। हादसे के समय बस की गति सामान्य बताई जा रही है, फिर भी टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के अगले हिस्से को काफी नुकसान हुआ है और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोग दौड़े और उन्होंने तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में शावना खातून, रवि पासवान और दुर्गेश्वरी पासवान का इलाज जारी है। एक अन्य यात्री को मामूली चोटें आई हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार एक यात्री की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस हिरासत से गायब युवक की लाश मिलने पर बरसे डॉक्टर इरफान अंसारी, उच्च स्तरीय जांच की मांग की। रामगढ़ में पुलिस हिरासत से गायब आफ्ताब अंसारी नाम के युवक के मृत पाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उच्च स्तरीय जांच और न्याय की मांग की है। वहीं बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि रामगढ़ का मामला सिर्फ एक युवक की मौत नहीं, यह भारत के संविधान, कानून और इंसानियत पर संगठित हमला है। आफ्ताब अंसारी, जिसे पुलिस ने बजरंग दल के दबाव में उठाया, आज हमारे बीच नहीं है। पुलिस हिरासत से गायब हुआ युवक अब मृत अवस्था में मिला है। यह इत्तेफाक नहीं, एक सोची समझी साजिश है। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस बर्बरता पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या अब झारखंड में कानून नहीं बजरंग दल चलेगा? क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर निर्दोषों को थानों में पीट पीट कर मार दिया जाएगा? अगर पुलिस और प्रशासन भाजपा के गुर्गों की कठपुतली बन चुके हैं तो यह लोकतंत्र नहीं, खुली तानाशाही है। डॉक्टर अंसारी ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताते हुए कहा कि मरांडी के भड़काऊ ट्वीट और बयान ने पुलिस पर दबाव बनाया, माहौल को जहर से भर दिया और अंत में आफ्ताब की जान ले ली। यह हत्या पुलिस कस्टडी में नहीं, भाजपा की विचारधारा में हुई है। उन्होंने पूछा, आखिर बजरंग दल कौन होता है कि किसी युवक को पकड़वाने वाला, और पुलिस कैसे उसकी बातों पर कार्रवाई करती है? क्या झारखंड पुलिस संविधान से चलेगी या भाजपा के कट्टर एजेंडे से? खराब सड़क पर फंसा वाहन, कीचड़ हटते ही प्रकट हुआ शिवलिंग। ग्रामीण बोले, सड़क की बदहाली से हुआ चमत्कार। सावन के पवित्र महीने में हजारीबाग के बरही प्रखंड के उज्जैना गांव से एक चमत्कारिक और आस्था से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शनिवार की सुबह गांव की एक कच्ची सड़क से गुजरते समय एक वाहन कीचड़ में बुरी तरह फंस गया। काफी देर की कोशिश के बाद जब वाहन को बाहर निकाला गया, उसी दौरान कीचड़ में कुछ अलग दिखा। गौर से देखने पर लोगों को वहां एक शिवलिंग दिखाई पड़ा। शिवलिंग की आकृति देखते ही आसपास मौजूद ग्रामीण हैरान रह गए। यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरफ फैल गई। देखते ही देखते वहां भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। विशेष रूप से महिलाओं ने शिवलिंग को सावधानीपूर्वक साफ किया और पूजा अर्चना शुरू कर दी। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि सावन जैसे पवित्र माह में शिवलिंग का इस तरह प्रकट होना कोई साधारण बात नहीं है। ग्रामीणों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार मान रहे हैं और इसे अत्यंत शुभ संकेत के रूप में देख रहे हैं। कई श्रद्धालुओं ने वहां स्थायी मंदिर निर्माण की मांग भी उठाई है। एक महिला श्रद्धालु ने बताया, हमने अपनी आंखों से देखा कि कीचड़ में से शिवलिंग प्रकट हुआ। यह भोले बाबा का संकेत है। अब यहाँ मंदिर जरूर बनना चाहिए। गांव के कई लोग मिलकर मंदिर निर्माण की योजना पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल वहां रोजाना पूजा पाठ और जलाभिषेक का सिलसिला जारी है। यह स्थल धीरे धीरे आसपास के इलाकों के श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। खुशखबरी, रांची में यहां बनेगा नया 3.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर। अक्टूबर से शुरू होगा निर्माण, टेंडर जारी।
राजधानी रांची वासियों को एक और नए फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। सहजानंद चौक से कांके रोड में जज कॉलोनी के पास तक फ्लाईओवर निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। यहां करीब 326 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया झारखंड कराएगा। फ्लाईओवर निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया। इस फ्लाईओवर का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड से कराया जाएगा। टेंडर भरने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 है। 9 सितंबर को टेंडर खोला जाएगा। सितंबर में ही टेंडर फाइनल कर अक्टूबर से फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान भू अर्जन व यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि के काम भी कराए जाएंगे। इंजीनियरों ने बताया कि इस फ्लाईओवर के लिए कहीं कहीं पर मामूली भू अर्जन होता है, वहीं बिजली के पोल व पानी की पाइपलाइन को शिफ्ट करना होगा। टेंडर निपटारा होने के बाद इस पर काम शुरू कराया जाएगा। कस्टडी से फरार मामले में एसपी की कार्रवाई, इंस्पेक्टर और ओडी पदाधिकारी निलंबित, 2 होमगार्ड जवान को किया सेवा मुक्त। जिला में पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी के मामले में रामगढ़ पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर एक के बाद एक 4 एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें महिला से यौन शोषण से लेकर मारपीट और लापता तक के मामले में थाने में दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक मामला कस्टडी से आरोपी के फरार होने का भी है। इन मामलों को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा आक्रोश भी जाहिर किया गया। रामगढ़ एसपी अजय कुमार के द्वारा इन चारों मामलों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी के मामले में विभागीय कार्रवाई करते हुए एसपी ने रामगढ़ इंस्पेक्टर डॉक्टर पीके सिंह और ओडी पदाधिकारी सलीमुद्दीन खान को निलंबित कर दिया है। वहीं प्रहरी संतरी में तैनात गृह रक्षक अजय करमाली और नीम चांद माटो को रामगढ़ थाना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा मारपीट के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा भुरकुंडा के रहने वाले आरोपी राजेश सिन्हा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस पदाधिकारियों के निलंबन और आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने की है। 31 जुलाई को झारखंड आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रांची राजभवन में करेंगी रात्रि विश्राम। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई को झारखंड दौरे पर रहेंगी। अपने प्रवास के दौरान देवघर पहुंचकर बाबा बैजनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वह देर शाम राजधानी रांची पहुंचेंगी, जहां वे राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। 1 अगस्त को राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां से लौटकर धनबाद के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने शनिवार को जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक की सड़क को बेहतर करने, रंग रोगन व सफाई कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत रिहर्सल कराने के आदेश भी दिए गए हैं। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब 3 चरणों में होगी परीक्षा। देश के प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने अपने शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने और छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए नामांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 में नामांकन को लेकर होने वाली प्रवेश परीक्षा का नया पैटर्न जारी कर दिया गया है, जिसमें छात्रों को अब 3 स्तरों, 2 लिखित परीक्षाओं और एक शारीरिक व मनोवैज्ञानिक परीक्षण से गुजरना होगा। आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा तिथि, नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी 25 सितंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 12 अक्टूबर को प्रमंडल मुख्यालय में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। झारखंड में चल रहा माफिया राज, विस्थापितों के मुद्दे गौड़, सुदेश महतो। आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने बोकारो में आयोजित मिलन समारोह में कहा कि झारखंड में माफिया राज चल रहा है। इसके विरुद्ध एकजुट एवं संगठित होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। राज्य में विस्थापितों के मुद्दे गौड़ कर दिए गए हैं। श्री महतो ने कहा कि हेमंत सरकार के आने के बाद कोयला, गिट्टी, बालू और अन्य खनिजों का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। लगातार अवैध खदानों में विस्थापित जनता की जान जा रही है। बीसीसीएल तथा पुलिस प्रशासन इसे संरक्षण दे रहा है। श्री महतो ने कहा कि आजसू ने झारखंड की लड़ाई लड़ी है और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से वार्ता कर अलग राज्य लिया है। बीसीसीएल और बोकारो स्टील विस्थापितों को नौकरी में प्राथमिकता दे, स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाए। राज्य सरकार भ्रष्ट और माफिया तत्वों को संरक्षण दे रही है। माफिया तत्वों द्वारा गरीबों की लड़ाई लड़ रही आजसू पार्टी पर लगातार हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। खुंटी में बारिश का कहर, 2 नदियों पर बना डायवर्सन बहा, एक पुलिया भी टूटी, कई गांवों का आवागमन बाधित। बारिश ने खुंटी के लिए फिर मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पिछली बारिश में पेलोल गांव में बनाई नदी पर बना पुल बह गया था। इस बार नदी पर बना अस्थायी डायवर्सन भी शुक्रवार रात हुई बारिश में बह गया। इसके अलावा खुंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग से डोड़मा गोविंदपुर मार्ग पर छाता नदी पर बना डायवर्सन इस बरसात में तीसरी बार बह गया है, जबकि रनिया प्रखंड के खटखुरा पंचायत अंतर्गत जरागुट्टू
गांव के पास बना एकमात्र पुलिया भी भारी बारिश के कारण 2 टुकड़ों में टूट गया। इससे आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल 19 जून को खुंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर पेलोल गांव के पास बनई नदी पर बना पुल भारी बारिश में टूट गया था, जिसके बाद श्रावणी मेले को देखते हुए आनन फानन में डायवर्सन तैयार किया गया था। पुल टूटने के बाद स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के निर्देश पर SKS कंस्ट्रक्शन कंपनी ने स्कूली बच्चों, श्रद्धालुओं, किसानों और आम लोगों की सुविधा के लिए इस कच्चे डायवर्सन का निर्माण किया था, लेकिन उसके बाद हुई पहली भारी बारिश में यह भी बह गया। भाजपा नेता मनोज कुमार ने बताया कि शुक्रवार की रात हुई बारिश के कारण अस्थायी डायवर्सन भी अब उपयोग लायक नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि बारिश के बीच बनाया गया डायवर्सन बह गया और बरसात में स्थायी डायवर्सन बनाना संभव नहीं है। जमशेदपुर जा रही कार बिजली के खंभे से टकराई, 5 घायल। गिरिडीह के कालीबाड़ी रोड पर हुआ हादसा, एयरबैग ने बचाई जान। गिरिडीह शहर के कालीबाड़ी रोड पर रविवार सुबह एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें उसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। सभी घायल यात्री पटना से टाटा जा रहे थे। हादसा उस समय हुआ जब वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार सीधे खंभे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का खंभा पूरी तरह टूटकर गिर गया। पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद वाहन के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि कार में लगे एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे अंदर बैठे लोगों को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई गई। जानकारी के अनुसार कार सीधे सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराई। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। बिजली का खंभा गिरने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई है। रांची पुलिस ने की घोषणा, ठगी के अभियुक्त पर 25,000 रुपए का इनाम। झारखंड सहित बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में धोखाधड़ी व ठगी करने के अभियुक्त रंजन कुमार मिश्रा उर्फ अंकित मिश्रा उर्फ अभिनव के विरुद्ध रांची पुलिस ने 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। इसके विरुद्ध इन राज्यों में 19 केस दर्ज किए गए हैं। इसमें झारखंड में उसके विरुद्ध कुल 11 केस शामिल हैं। रंजन मिश्रा शातिर अपराधी है। वह मूल रूप से जमशेदपुर के परसुड़िया का रहने वाला है। वह कई शीर्ष पदों पर रहे अधिकारियों व न्यायाधीश के नाम पर सोशल मीडिया, ईमेल और फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर ठगी कर चुका है। वर्तमान में आलोक रंजन फरार चल रहा है। कोई भी व्यक्ति रंजन मिश्रा के बारे में जानकारी दे सकता है। उसके बारे में जानकारी रांची SSP के मोबाइल नंबर 9431706136 पर दी जा सकती है। जमशेदपुर में बाढ़, 6,000 से ज्यादा मकान डूबे। नदी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर। जमशेदपुर में शुक्रवार की रात हुई तेज बारिश और ओडिशा चांडिल डिमना डैम के फाटक खोले जाने के बाद सुवर्ण रेखा और खरकई नदी उफान पर है। इस कारण जमशेदपुर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। शहर के करीब 6,000 से ज्यादा मकान डूब चुके हैं। जिला प्रशासन, NDRF समेत तमाम सामाजिक संस्थाओं के लोग बाढ़ से लोगों को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। सारे लोगों को ऊपरी इलाके में पहुंचाया गया। कहीं से कोई जान माल के नुकसान की बात सामने नहीं आई है। वैसे देर रात तक नदी का स्तर लगातार बढ़ता रहा। आकलन के मुताबिक बाढ़ जैसे हालात अभी और रह सकते हैं। वैसे लोगों के लिए राहत की बात यह है कि बारिश रुक गई है और अब सबको डैम के फाटक के बंद होने का इंतजार है। बाढ़ के हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खरकई और सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर अब तक के सबसे ऊंचे जलस्तर पर पहुंच चुका है और बह रहा है। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने दिया धरना, कुलपति के सामने रखी ये मांगे। टेक्निकल छात्र संघ के बैनर तले झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में आज दर्जन छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर कुलपति के कक्ष के पास पहुंचे, जहां जाकर छात्रों को पता चला कि कुलपति की आवश्यक बैठक कहीं और चल रही है और कुलपति अपने कक्ष में नहीं है। जिसके बाद टेक्निकल छात्र के बैनर तले कुलपति कक्ष के बाहर ही सभी छात्र शांतिपूर्ण धरना पर बैठ गए। धरना में बैठे छात्र छात्रा डिप्लोमा एवं बीटेक कॉलेज जमशेदपुर, रामगढ़, चाईबासा, खुंटी, सिल्ली, धनबाद, बोकारो, रांची आदि जिले से आए हुए थे। छात्रों से बात करने सबसे पहले परीक्षा नियंत्रक निर्मला सोरेन और सहायक परीक्षा नियंत्रक AP कुजूर पहुंचे, जिससे छात्रों की बात नहीं बनी। छात्रों का कहना था कि 2 साल हो चुके हैं कुलपति के आए हुए और अभी तक सेमेस्टर की परीक्षा समय पर नहीं हुआ है। छात्र नेता अभिषेक बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि कुलपति को सिर्फ MOU से ही मतलब रहता है, परीक्षा और सेमेस्टर से कोई मतलब नहीं रहता। साथ ही बनर्जी ने परीक्षा नियंत्रक से कहा कि आप नए हैं, आपसे बात नहीं होगा, जो होगा कुलपति से होगा। उसके कुछ समय के बाद प्रभारी कुल सचिव निशांत कुमार आए और छात्रों को समझाकर कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। करीब 3 घंटे के बाद कुलपति का आगमन हुआ। उसके बाद परीक्षा नियंत्रक भी आए, वहां वार्ता हुई, सारे मुद्दों को ध्यान से सुना गया और अंत में कुलपति DK सिंह ने सारे मांगों को जायज ठहराते हुए परीक्षा नियंत्रक को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर निष्कर्ष पर पहुंचने को कहा है। JSPCB की नई पहल, ग्रीन ट्रैक पोर्टल का शुभारंभ। डिजिटल निगरानी से बढ़ेगा सागवान वृक्षारोपण।
भारत के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सामाजिक संगठन SIDHA के सहयोग से एक सॉफ्टवेयर आधारित ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली ग्रीन ट्रैक का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम BNR चाणक्य रांची में बीते शुक्रवार को आयोजित किया गया, जो इस पहल पर आधारित तीसरी कार्यशाला थी। ग्रीन ट्रैक पोर्टल के माध्यम से अब राज्य में सागवान वृक्षारोपण की डिजिटल निगरानी संभव हो पाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें JSPCB के अध्यक्ष शशिकर सामंता, सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी, OSD संजय कुमार श्रीवास्तव और सीधा के सचिव हेमंत कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद उनका सम्मान किया गया। अनुराग गुप्ता को DGP के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 28 को। अनुराग गुप्ता को DGP के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होगी। बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका को सुनवाई के लिए 28 जुलाई को सूचीबद्ध कर लिया गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश NV अंजारिया की पीठ में होगी। बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनुराग गुप्ता को DGP के पद पर नियुक्त करने को चुनौती दी थी। इसमें मुख्य सचिव सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया था। याचिका में कहा गया था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में दिए गए दिशा निर्देश के खिलाफ की गई है। अनुराग गुप्ता को नियुक्त करने के लिए UPSC के पैनल से नियुक्त किए गए DGP को गलत तरीके से पद से हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी DGP को पद से हटाने के लिए जो शर्त निर्धारित की है, उसका उल्लंघन किया गया है। इसलिए अनुराग गुप्ता को DGP के पद पर नियुक्ति करना न्यायालय की अवमानना है। भरनों में 2 चोर भाइयों ने रिश्तेदार के घर दिन दहाड़े की चोरी, ग्रामीणों ने बनाया बंधक। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र के बंटोली गांव में दिन दहाड़े 2 चोरों ने जीतन महतो के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर के बाहर लगा ताला नहीं टूटा तो चोर एस्बेस्टस सीट की छत को तोड़कर घर के अंदर घुसे और बक्सा का ताला तोड़कर 10,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। मामले की जानकारी होने पर पता चला कि दोनों चोर भाई हैं और जितेन महतो के रिश्तेदार ही हैं। आज रविवार की सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में दोनों भाइयों को गाँव के पास बंधक बना लिया। दोनों चोर नशे में चूर थे। भरनो थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों चोर को ग्रामीणों से मुक्त कराकर हिरासत में लिया है। घटना के संबंध में जितेन महतो ने बताया कि उनके घर में कोई नहीं था, घर पर ताला लगा हुआ था। इस बात की जानकारी होने पर ही दोनों चोर ने घर में घुसकर चोरी की है। गाँव में हुई बैठक के बाद दोनों को पकड़ा गया। इसके बाद दोनों को पुलिस को सौंप दिया गया है। धनबाद में असामाजिक तत्वों ने दुकान में लगाई आग, लाखों के सामान हुए खाक। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के पुराना स्टेशन यार्ड के समीप बीते शुक्रवार देर रात अज्ञात शरारती तत्वों के द्वारा एक जनरल स्टोर और एक होटल में आग लगा दी गई। इस भीषण आगजनी में दोनों दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकान संचालकों को भारी नुकसान हुआ। मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में 5 लाख रुपए से ज्यादा की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। जनरल स्टोर दुकान संचालक रेखा देवी और होटल चलाने वाले उनके पति दिलीप भगत ने पुलिस को बताया कि नष्ट हुए सामानों में राशन, किराना, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और अन्य सामग्री शामिल था। उन्होंने बताया कि ये दोनों दुकानें उनके परिवार की आजीविका का मुख्य स्रोत थी, लेकिन इस घटना से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। होटल ताज का साइट प्लान तैयार, हाइट बढ़ने की नागर विमानन से ली जाएगी मंजूरी। रांची में कोर कैपिटल एरिया साइट 1 HEC में होटल ताज बनाने के लिए साइट प्लान तैयार हो चुका है। जल्द ही टाटा ग्रुप इस एरिया में होटल ताज का निर्माण कार्य प्रारंभ करेगा। इसे राज्य में होटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा निवेश भी माना जा रहा है। 400 करोड़ की लागत से 200 कमरे का यह लग्जरी होटल बनेगा। 15 नवंबर को इसके शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने कोर कैपिटल एरिया में ताज होटल के अधिकतम बिल्डिंग हाइट 26 मीटर से बढ़ाकर 27 मीटर करने की मंजूरी भी प्रदान कर दी है। वहीं पूर्व में अधिकतम ग्राउंड कवरेज एरिया 25% था, इसे भी बढ़ाकर 40% तक करने की मंजूरी दी गई है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर होटल ताज के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भवन के हाइट बढ़ने को देखते हुए नागर विमानन विभाग ने होटल ताज के भवन की पूरी जानकारी मांगी है। ऑटो चालकों के लिए खुशखबरी, मंत्री के निर्देश पर स्पेशल कैंप शुरू। ऑन द स्पॉट दुरुस्त होंगे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और परमिट। हजारीबाग में निबंधित 14,000 से ज्यादा ऑटो चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको अपने ऑटो के आवश्यक कागजातों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। मंत्री दीपक बिरुआ के निर्देश के बाद परिवहन अधिकारियों ने कैंप लगाना शुरू कर दिया है। इसमें ऑटो चालकों को बुलाकर उनके गाड़ी के कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, फिटनेस एवं परमिट को ऑन द स्पॉट दुरुस्त किया जा रहा है। जिले में
14,000 से ज्यादा ऑटो निबंधित रजिस्टर्ड हैं। इसमें से अधिकांश चालकों के पास 3 पहिया लाइसेंस के अलावा गाड़ी के आवश्यक कागजात या तो फेल है या फिर संचालकों ने बनवाया ही नहीं है। ऑटो चालकों के मनमाने व्यवहार से परिवहन विभाग को 2 मुख्य परेशानी हो रही है। पहला तो यातायात नियमों का पालन नहीं हो रहा, प्रतिदिन बेतरतीब तरीके से सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। इससे शहरी क्षेत्र में आम लोगों को रोजाना जाम का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, विभाग को गाड़ी के जरूरी कागजात जारी करने पर मिलने वाली राजस्व की क्षति हो रही है। जमशेदपुर में सुबह के 3 बजे हादसा, सर्किट हाउस गोल चक्कर पर थार और दूध गाड़ी पलटी, कोई हताहत नहीं। जमशेदपुर में रविवार सुबह करीब 3 बजे सर्किट हाउस गोल चक्कर के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के आवास के समीप एक तेज रफ्तार थार एसयूवी और दूध लदी गाड़ी सड़क पर पलट गई। दोनों वाहन तेज गति में थे और गोल चक्कर पर मुड़ते समय नियंत्रण खो बैठे। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। दोनों वाहनों में सवार चालक और अन्य लोग सुरक्षित हैं। हादसे के बाद कुछ समय तक मार्ग अवरुद्ध रहा, जिससे गोल चक्कर के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को हटवाया और सड़क को खाली कराया। इसके बाद यातायात व्यवस्था बहाल हो गया। पलामू एसपी ने थाना प्रभारी राजवर्धन को किया सस्पेंड। अफीम तस्करों से मिली भगत का आरोप, 8 तस्कर 33 लाख रुपए व 314 किलो डोडा जब्त। पलामू के पीपरटांड थाना प्रभारी राजवर्धन को एसपी रिस्मा रमेशर ने सस्पेंड कर दिया है। अफीम तस्करों के साथ मिली भगत के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। मेदिनीनगर शहर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को पीपराटांड का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। पलामू पुलिस ने 2 दिन पहले पंजाब और पलामू के 8 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 33 लाख रुपए नकद और 314 किलो डोडा बरामद किया गया था। जांच में पता चला कि अफीम तस्करों को पीपराटांड थाना में मदद मिल रही थी। थाना प्रभारी की जानकारी में यह तस्करी हो रही थी। मामले में एक रोचक मोड़ तब आया जब पंजाब के रहने वाले एक अफीम तस्कर की बहन ने पलामू एसपी को सूचना दी कि उसके भाई का अपहरण कर लिया गया है। उसने बताया कि फिरौती के रूप में 7.5 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। एसपी की स्पेशल टीम ने जांच में पाया कि पंजाब के 4 तस्कर अफीम खरीदने पलामू आए थे। उन्हें ट्रैप कर अपहरण की झूठी कहानी बनाई गई थी। इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय थाना को भी थी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को मिली धमकी। 2 अलग अलग नंबरों से 5 बार किया फोन, बोला कईयों को मारा, अब मंत्री की बारी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। अपराधियों ने 2 अलग अलग नंबरों से 5 बार फोन कर उन्हें मारने की धमकी दी। मंत्री की शिकायत के बाद दिल्ली और रांची पुलिस अपराधियों की पहचान में जुट गई है। संजय सेठ ने बताया कि कारगिल दिवस पर भाग लेने वाले शुक्रवार को द्रास गए थे। वहीं उनके नंबर पर फोन आया था। पीए जितेंद्र महतो के फोन उठाते ही उधर से जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद 2 अलग अलग नंबरों से 4 बार फिर फोन कर धमकाया गया। फोन करने वाला बार बार कह रहा था कि उन्होंने कई लोगों की हत्या की, अब मंत्री की बारी है। संजय सेठ ने बताया कि उन्होंने तत्काल रांची और दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस ने उन्हें उन फोन नंबरों को सार्वजनिक न करने को कहा है। जांच में पुलिस को क्या मिला है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिली है। पुलिस जांच कर रही है कि किसने और कहां से फोन कर उन्हें धमकी दी है। संजय सेठ ने कहा कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, वे अपना काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव जितेंद्र नाथ महतो ने शनिवार को दिल्ली में FIR दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिससे उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में अपराधियों ने मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि आप पर गोली चलेगी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।